Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं। इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आपको मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर सारी चीज़ें बता दी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है कि मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल होना ज़रूरी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के बराबर होनी चाहिए, तभी जा कर के एब्जॉर्प्शन होता है आईआर रीजन में, नहीं तो नहीं होगा। अब आज हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो मॉडल है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र मॉडल इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अब आप लोगों ने जैसे देखा था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों ने पढ़ी है, तो जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है हम इसको रिजिड रोटेटर के रूप में भी देखा है, लेकिन यह स्पेशल कंडीशंस के अंदर ये वाइब्रेट भी कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के लिए अणु के दोनों परमाणु दृढ़ता से बंधे हुए नहीं होते, बल्कि ये ऐसे बल से बंधे हुए होते हैं जिसका परिवर्तन उनके बीच की दूरी के साथ होता है। यानी कि ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे इनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है या बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, विकृत हो जाता है या डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो जो कंपित द्विपरमाणुक अणु का मॉडल है एक साधारण गतिक हार्मोनिक दोलित्र के समान होता है या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के समान होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये हमारा एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हम इस डायटॉमिक मॉलिक्यूल को एक स्प्रिंग की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। हम स्प्रिंग को अगर खींचें, फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, अगर आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो ये लौटने की कोशिश करता है तो उस समय जो फोर्स लगता है दैट इज़ नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर ये स्प्रिंग है, यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर ये हमें ये दो एटम्स दिख रहे हैं, ए और बी हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स जो है यहाँ पे आर ई है। फर्स्ट ये देखिए डायग्राम आप देखिए, नॉर्मल पोजीशन है दैट इज़ इक्विलिब्रियम पोजीशन है। उसके बाद में हमने इसको खींचा है दैट इज़ स्ट्रेचिंग पोजीशन है, और उसके बाद में है ये कंप्रेशन पोजीशन है, यानी कि ये वापस इसको जब हम वापस कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पर let us consider a diatomic molecule that is associated with a dipole moment, and the vibrational motion of nuclei of a diatomic molecule may be similar to the vibration of a linear harmonic oscillator. In such an oscillator, the force required to restore an atom to its original state is proportional to the displacement of vibratory atom from the original position. जैसा भी आपको मैंने बताया था कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या होएगा कि स्प्रिंग को जब हम खींचेंगे किसी भी एक तरफ खींचेंगे तो वो वापस स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी। तो उस समय क्या होता है, अपने रीस्टोर करने की पोजीशन करेगी, अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीस्टोर करना चाहेगी। तो उस समय जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। अब मान लीजिए अगर हम ये माने कि डेल्टा एक्स जो है यहाँ पर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटरी एटम के अंदर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अनुसार ये देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास में, एफ इज़ प्रपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। एफ द्विपारमाणिक अणु की गति सरल आवर्त दोलित की तरह मानी जा सकती है, जिसमें हुक नियम के अनुसार प्रत्यानयन बल दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के समानुपाती होता है। तो मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया हमने, एफ इज प्रपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, और वी कैन से दैट एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाया है और के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो के जो कांस्टेंट है इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है
कि फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। के जो है वो क्या है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्ड which measures the stiffness of the bond. And if RA and RB are the positions of atoms A and B relative to the center of gravity of the molecule, then we know that RA, इसका इक्वेशन आ जाएगा RA will be equal to MA MB upon MA plus MB into R, and RB will be equal to MA upon MA plus MB into R. अब देखिए यहाँ पर हमने इसको डराइव करने की कोशिश करी है। यहाँ पे ये इसका ये डेरिवेशन है कि यहाँ पर MA और MB क्या है, मासेस हैं दो एटम्स A और B के। और मान लीजिए सपोज कि जो बॉन्ड है दो न्यूक्लियस के बीच में, सपोज द बॉन्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिस्टॉर्टेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम लेंथ RE क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम लेंथ है, टू अ न्यू लेंथ R, देन डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू R माइनस RE। ये देखिए, तो नाउ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ईच एटम ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई है। MA के ऊपर कितना रिस्टोरिंग फोर्स है और MB के ऊपर कितना रिस्टोरिंग फोर्स है, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में ये आ गया d² RA अपॉन dt² दैट इज इक्वल टू माइनस के R माइनस RE। अब यहाँ पर ये देखिए हमने, हमारे पास में RA का मान है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गया MA इंटू d² MB अपॉन MA प्लस MB इंटू R अपॉन dt² इक्वल्स टू माइनस के R माइनस RE। और वी कैन से MA इंटू MB, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा MA इंटू MB अपॉन MA प्लस MB d² R अपॉन dt² दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू R माइनस RE। अब हम इसको RE चूँकि कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, सो वी कैन राइट, नाउ वी कैन राइट दिस d² R अपॉन dt² इक्वल्स टू d² R माइनस RE अपॉन dt²। तो MA ये जो है देखिए MA इंटू MB अपॉन MA प्लस MB इंटू d² R माइनस RE अपॉन dt² दैट इज इक्वल टू माइनस के R माइनस RE। पर हमें पता है R माइनस RE किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के बराबर है, और MA अपॉन MB अपॉन MA प्लस MB किसके बराबर है, म्यू के बराबर, दैट इज रिड्यूस्ड मास के बराबर है। तो इसको हम इसमें इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गया। ये देखिए म्यू d² डेल्टा एक्स अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स, और d² डेल्टा एक्स अपॉन dt² म्यू को नीचे ले गए तो प्लस के अपॉन म्यू, ये के इधर ले आए, तो ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन। अब देखिए इसको आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन आती है d² डेल्टा एक्स अपॉन dt² प्लस जो के अपॉन म्यू है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है ओमेगा से, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है ये है अंडर रूट के अपॉन म्यू, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है d² अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन v। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये इक्वेशन आ गया, ये देखिए v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट के अपॉन म्यू। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम हमेशा इसको पर सेंटीमीटर्स में ही हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इसको कन्वर्ट कर रहे हैं वेव नंबर में, तो ये न्यू बार जो है ये वेव नंबर कहलाता है। तो न्यू बार दैट इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो देखिए न्यू बार हो गया ये 1 अपॉन 2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, और ये सेंटीमीटर इन्वर्स आ गया ये। तो अब एनर्जी अब निकालनी है हमारे को, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, इसको हम इस इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए Vx इक्वल्स टू हाफ के इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन डेल्टा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू ई वी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी
माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तो अब इसको अगर जब हम सॉल्व करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ई वी कितना आता है, ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू आता है। अब जो न्यू है जो वी है दैट इज़ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हैविंग वैल्यूज 0 1 2 एक्सेट्रा, और न्यू जो है दैट इज़ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और इसकी न्यू की जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन के द्वारा निकालते हैं, दैट इज़ न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू, इसके द्वारा हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू, ये क्या बताता है कि जो मिनिमम वैल्यू है ई वी की वो क्या होगी, वो होगी हाफ एच न्यू। देखिए इसके अंदर अगर हम वी की वैल्यू 0 रखें मिनिमम क्या हो सकता है कि वी की वैल्यू 0 हो सकती है। तो अगर हम वी की वैल्यू 0 रखते हैं तो अगर यहाँ पे 0 रखें तो क्या बचेगा, ई वी की वैल्यू हो जाएगी हाफ एच न्यू के बराबर हो जाएगी। तो हाफ एच न्यू जो है दैट इज़ डेफिनेटली नॉट ज़ीरो, दैट इज़ लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी इज़ नॉट ज़ीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी है दैट इज़ नॉट ज़ीरो, दिस एनर्जी इज़ नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी। मतलब ये है कि जो अणु हैं उसके अंदर परमाणु कभी भी परम स्थिर अवस्था में नहीं होते, एब्सोल्यूट रेस्ट स्टेट में नहीं होते हैं। यह जो है ये हाइजेनबर्ग का आपको अगर ध्यान हो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एग्रीमेंट में है। तो ये है कि ये जो एनर्जी है इसे हम 0 पॉइंट एनर्जी या परम शून्यांक की ऊर्जा कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि एटम्स आर नॉट इन एब्सोल्यूट रेस्ट स्टेट इन द मॉलिक्यूल, and this is in agreement with Heisenberg uncertainty principle, and if it is supposed that atom may exist in absolute rest state, their uncertainty in position will be 0, and thus uncertainty in the momentum will be infinite, which is impossible. It means atom must in a molecule does not exist in absolute rest state but must have some vibrational motion and thus vibrational energy। तो हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी जो है वाइब्रेशनल एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, उसमें कुछ और कुछ एनर्जी होती है। अब ये देखिए ये एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर जो दो पास ऊर्जा को क्वांटम संख्या न्यू व न्यू प्लस 1 हो तो उनकी ऊर्जा में अंतर डेल्टा ई वी का मान होगा। ये देखिए ये डेल्टा ई वी की जो वैल्यू है, अब इसके अंदर हम देख रहे हैं ये दो हमारे पास में एनर्जी लेवल्स है, दैट इज़ वी आर कंसिडरिंग अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विच इज़ अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम एन अपर वाइब्रेशनल लेवल। अपर वाइब्रेशनल लेवल क्या है हमारा V+1। ये देखिए इस इक्वेशन के अंदर हमने लिख रखा है जो अपर वाइब्रेशनल लेवल है हमारा V+1 है एंड लोअर वाइब्रेशनल लेवल इज V। तो द चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी विल बी गिवन एज अपर माइनस लोअर, दैट इज डेल्टा ई वी इज इक्वल टू V+1 प्लस हाफ एच न्यू माइनस V प्लस हाफ एच न्यू। तो डेल्टा ई वी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी एच न्यू। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके जो दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स है ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो सेम होता है दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी स्टेट में। और ये देखिए दैट इज़ इक्वल टू एच न्यू। ये यहाँ पे आप देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है हमें, ये देखिए इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है एच न्यू के बराबर है। अब देखिए इसको अपन यहाँ पे ये देखें वैल्यूज़ निकाल रखी है हमने कि हमारा इक्वेशन आपको पता है, ये इक्वेशन था पहले भी आपको बताया था मैंने, ये वाला इक्वेशन ये ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू। तो अब हम चाहें तो हम देखिए इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये देखिए अगर वी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ई वी की वैल्यू कितनी आएगी हाफ एच न्यू आएगी, है ना। ये देखिए ये 0 है ई की वैल्यू तो इसकी वैल्यू आ गई एच न्यू बाई 2। अब देखिए v की वैल्यू 1 रखी तो ई वी की वैल्यू 3/2 एच न्यू आ गई, 2 रखा तो 5/2 एच न्यू आ गया, 3 रखा तो 7/2 एच न्यू आ गया, 4 रखा तो 9/2 एच न्यू एंड सो ऑन आ गया। अब देखिए अगर हम मान लीजिए अगर हम इसके अंदर दो एनर्जी लेवल्स के बीच में अगर डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है कि देखिए आप ये जो हमारा
V1 और ये 0 है, तो 3/2 HNu माइनस 1/2 HNu करोगे तो कितना आ जाएगा, HNu के बराबर 1 HNu के बराबर आ जाएगा हमारा ये लेवल का डिफरेंस। 5/2 माइनस 3/2 करेंगे तो कितना आ गया, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2/2 HNu। तो ये देखिए जो HNu जो एनर्जी डिफरेंस है हर इसके अंदर लेवल के अंदर हमारा सेम आ रहा है। ये देखिए ये अगर 0 है तो HNu/2 होगा, है ना, 1 है तो ये होगा, 2 है 5 HNu/2 होगा, 3 होगा तो 7 HNu/2 होगा, 4 होगा तो ये होगा। लेकिन जो दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो बीच की जो स्पेसिंग है ये क्या होगी, सेम होगी, दैट इज़ इक्वल टू HNu 0 और HNu वी कैन से। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसके सिलेक्शन रूल क्या है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। जैसा हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर पढ़ा था, सिलेक्शन रूल डेल्टा G की वैल्यू जो है वो +-1 होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं इसके लिए जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V है इसकी जो वैल्यू है +-1 होनी चाहिए। प्लस साइन किसके लिए होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए होता है, माइनस साइन एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए होता है। तो जो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के अंदर पॉसिबल है जहाँ पर म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट अलाउ रोटेशन एंड रोटेशन एक्साइटेशन। और होमोन्यूक्लियर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिनके अंदर की परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते हैं, या हम ये कहते हैं कि ये IR इनएक्टिव होते हैं। जबकि हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दे आर IR एक्टिव, क्योंकि उसके अंदर डायपोल मोमेंट होता है। तो जैसा कि आपको ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स देते हैं जिनके अंदर की परमानेंट डायपोल प्रेजेंट हो। जिसके अंदर परमानेंट डायपोल नहीं होगा वो IR इनएक्टिव होंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने अभी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।